नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं सचलक्ष्य ग्रुप के एक और चैनल सचलक्ष्य ग्रुप एकेडमिक्स में, जहां पर आपको एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। फिलहाल आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 3 साइंस का, जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इसकी समरी समझते हैं, देन आफ्टर हम इसको डिटेल में इन डेप्थ भी करेंगे। तो बोला चैप्टर एट ए ग्लांस, यानी कि ये जो चैप्टर है एक नजर में उसको देख लेते हैं। एक तरीके से समरी दे रखी है, देन आफ्टर हम डिटेल में बात करते हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में केमिकली कंबाइन की जाती हैं तो उनके लिए कुछ लॉ फॉलो होते हैं, कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। वो रूल्स और लॉ यहाँ पे दिए हुए हैं। इनमें से कुछ हमारे सिलेबस में है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं है उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, फर्दर बड़ी क्लासेस में। लेकिन जो लॉ यहाँ पर दिए हुए हैं उनके बारे में एक एक बार जान लेते हैं। ठीक है, और जो हमारे सिलेबस में उनको डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला लॉ बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ बोलता है कि किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन बोल रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो है ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। और इसी बात पे आपका जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का रूल है वो चलता है। इसीलिए रिएक्टेंट साइड यानी एलएचएस जो होता है केमिकल रिएक्शन का और आरएचएस जो होता है वो उसमें नंबर ऑफ एटम्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लॉ स्टेट करता है कि मास क्या नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो नंबर ऑफ एटम्स दोनों ही तरफ ना तो बनाए जा सकते हैं ना ही खत्म किए जा सकते हैं, बस उनको आपस में इधर से उधर शिफ्ट करके इक्वल रखा जा सकता है। तो ये लॉ बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मास बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। और मास क्या होता है? मास किसी भी बॉडी का वजन होता है जिसमें ग्रेविटी शामिल नहीं होती। इस बात को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से नोट करेंगे। ज्यादातर बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं होती कि मास जो है वो किसी भी बॉडी का ऐसा वजन होता है जिसमें ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एडेड नहीं होता। प्योर मास, आपकी अपनी बॉडी का अपना वजन, ठीक है ना, जिसमें कि ग्रेविटी एडेड नहीं होती, उसको मास बोलते हैं। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट करता है। ठीक है, दूसरा लॉ बोल रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लॉ बोलता है कि कभी भी दो चीजें जब आपस में केमिकली कंबाइन करती हैं तो मिलने पर उनका जो रेशियो होता है, ठीक है, मास का जो रेशियो होता है हमेशा फिक्स्ड रेशियो में होता है। जैसे वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास है वो 1:8 की रेशियो में मिलता है, यानी हाइड्रोजन उसमें 1 होता है तो ऑक्सीजन उसमें 8 टाइम्स होता है। ठीक है ना, आप इसको देख भी सकते हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं वाटर में, H2 में हाइड्रोजन का जो एटम्स होते हैं वो 2 होते हैं जिनका वजन 2 ग्राम होगा, और ऑक्सीजन का एक एटम होता है जिसका वजन 16 ग्राम होता है। तो अगर हम हाइड्रोजन अपॉन में ऑक्सीजन के एटम का मास रखें तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, और काटेंगे तो 1:8 यानी 1/8 आ जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एक 6 रेशियो में 1:8 की रेशियो में वाटर को बनाने के लिए मिलते हैं। तो यही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही बोलता है कि कभी भी दो चीजों को आपस में जब मिलाया जाता है तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो होता है। ठीक है, ये सारी हम चीजें आगे डिटेल में पढ़ने वाले, मैं आपको एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा इसको, लेकिन फिलहाल इसको सुन लीजिए। जितनी अच्छे तरीके से यहाँ पर बता पा रहा हूँ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपका एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का बोल रहा है, ठीक है, कि कोई भी चीज मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी फॉर्म होती है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ लुकास लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये जो है तीनों लिखा है वेल डिटेल्ड इन हायर क्लासेस। तो बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करके टाइम खराब नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी जाने वाली है। ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करके मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे। जो चैप्टर्स में सिलेबस है हमारा, जो टॉपिक हमारे को कवर करना है, हम उन्हीं पे बात करेंगे। तो अब बोला डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन ने प्रूव किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ठीक है, और प्रूव किया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। दोनों ही मैं आपको अभी ऊपर समझा चुका हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है कि जब भी दो चीजें आपस में केमिकली कंबाइन होती है तो उनका जो रेशियो होता है, जिस रेशियो में वो बनाई जाती है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को फॉर्म करने के लिए, फॉर एग्जांपल वाटर को फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 की रेशियो में मिलाए जाते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं एटम्स की। एटम में एटॉमिक मास होता है, ठीक है, और एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है? मास मतलब मैंने आपको समझाया अभी, जिसमें ग्रेविटी एडेड ना हो। तो एटॉमिक मास और एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, एटम एग्जिस्ट जो करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर की समरी है तो पहले हम समरी डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि 2 टाइप के होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें सिमिलर टाइप के जो यानी सेम जो एटम्स है वो उनसे मिला के होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है। जबकि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज्यादा टाइप के एटम्स भी आपस में मिलकर इस मॉलिक्यूल को बना सकते हैं। जैसे वाटर एक एग्जांपल है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का, है ना, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और
ऑक्सीजन भी होता है वाटर के अंदर। जबकि होमोएटॉमिक का एग्जांपल हो गया O2, जैसे ऑक्सीजन के दो एटम्स आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन ही है सिर्फ, इसलिए इसको होमोएटॉमिक बोलते हैं। सिमिलर है ना, सिमिलर टाइप के एटम्स मिलके होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं और डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलके हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर बात करते हैं मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे, ठीक है, फार्मूला यूनिट मास पढ़ेंगे, एटॉमिसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का जितना वजन होता है उसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं उसका। जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 2 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का एटम होता है, तो हाइड्रोजन का वजन हो गया 2 एटम्स का वजन 2 ग्राम और आपका जो ऑक्सीजन है उसका वजन होता है 16 ग्राम। तो टोटल एक वाटर के मॉलिक्यूलर मास की अगर बात करें, एक यूनिट मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो 18 ग्राम के आसपास होगा। ग्राम के आसपास क्या होगा, 18 ग्राम ही होगा, ठीक है ना। तो 18 ग्राम मास होगा किसका, एक मॉलिक्यूल का, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 18 ग्राम होगा, ठीक है ना, 18 ग्राम यूनिट होगा। तो ये मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। फॉर्मूला यूनिट मास मतलब जब उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का फॉर्मूला हम लिखते हैं तो उस फॉर्मूले का यूनिट मास कितना होता है। वाटर का इस केस में भी 18 ही होगा क्योंकि वाटर का फॉर्मूला ही H2O होता है और उसका जो फॉर्मूला यूनिट मास बनेगा वो भी 18 ग्राम मिलेगा। एटोमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, चलते हैं थोड़ा और आगे। आयंस की बात करते हैं, दो तरह के आयंस होते हैं, सिंपल आयंस एंड कंपाउंड आयंस, ठीक है। मोल का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन मोल्स के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। थोड़ा सा वो भी कराऊंगा मैं आपको, जरूरत पड़ी तो बोर्ड पे भी कराऊंगा, लेकिन फिलहाल इस क्लास में तो मैं आपको ऐसे ही थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कुछ फिगर्स और इन चीजों के थ्रू। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़े तो आप बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, व्हाइट बोर्ड के ऊपर सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा क्वेश्चंस को, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे इस तरीके से। अब बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एक एक करके अब हमारे सिलेबस में जो है उसको हम डिस्कस करने वाले। मैंने आपको बोला था इन डिटेल डेप्थ में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने आपको बोला था कि हम ऊपर समरी के तौर पर पढ़ रहे थे, फिर भी मैंने काफी अच्छे से आपको वहां पे समझाने की कोशिश की है, बट अब आप डिटेल में देखिए। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोला, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन 2 और मोर सब्सटेंस गिविंग राइज टू द प्रोडक्ट इज गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉज। जब दो चीजों में आपस में केमिकल रिएक्शन होता है तो उनमें कुछ ना कुछ सर्टेन लॉज फॉलो होते हैं, ठीक है। दीज लॉज आर कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यही लॉ जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ कहलाते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपको 2 लॉ बता रखे हैं हमारे सिलेबस में, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी रिएक्शन। दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया फिक्स रेशियो में मिलाए जाते हैं, होमोजेनियस टाइप का मिक्सचर होता है किसी भी सब्सटेंस को फॉर्म करने के लिए, होमोजेनियस टाइप का मिक्सचर होता है किसी भी सब्सटेंस को फॉर्म करने के लिए, और उसमें जो एलिमेंट कंबाइन होता है वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, ठीक है। और ये जो है ये तीनों लॉ हम हाईएस्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आगे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोल रहा है सबसे पहले, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। बोला अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आ गई ना मेरी वाली बात, मैंने यही आपको बोला था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मास को बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इन एनी केमिकल रिएक्शन दिस लॉ कैन बी अंडरस्टूड दिस फॉलोइंग वे। इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है। इस केमिकल रिएक्शन को आपको एग्जांपल देके आगे समझा रखे, देखो आप। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट कौन सा होता है, लेफ्ट हैंड साइड, केमिकल रिएक्शन का LHS साइड, ये रिएक्टेंट साइड है, A प्लस B मिलके रिएक्टेंट साइड बना रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट साइड में जो वजन होगा, मास होगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, जो प्रोडक्ट साइड में जो वजन होगा, मास होगा, वही आपका LHS यानी रिएक्टेंट साइड में भी बनेगा जो RHS प्रोडक्ट साइड में होगा। तो ये बोला ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं A और B मिलके, मान लो इसका वजन A है, इसका वजन B है, तो इसका मल्टीप्लाई करके वजन, मतलब इसको मिला के भी वजन AB के बराबर ही आएगा, प्रोडक्ट के बराबर ही आएगा इन दोनों के, ठीक है। तो MA है और MB है, तो मास ऑफ A प्लस में मास ऑफ B मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास ऑफ A और B के बराबर होगा, वेयर MA इज द मास ऑफ A, MB इज द मास ऑफ B। MA जो है वो मास A का है, MB जो है मास B का है, और जो मास AB का होगा वो AB से, मास MAB से डिनोट किया जाए, तो MAB स्टैंड फॉर मास ऑफ AB। तो दोनों साइड में जो रिएक्टेंट हैं, ठीक है, मतलब दोनों ही तरफ जो एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं, आप कह सकते हो मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको बीच भी रिएक्शन हो रहा है, उनका जो वजन LHS में होगा वही RHS में होगा, जो रिएक्टेंट साइड में होगा वही प्रोडक्ट साइड में होगा। वैसे मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो LHS साइड होती है इसको रिएक्टेंट साइड बोला जाता है, और जो RHS फॉर्म होता है, जो प्रोडक्ट उनको केमिकली कंबाइन करके फॉर्म होता है, उसको प्रोडक्ट साइड बोलते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड का मास हमेशा इक्वल होगा प्रोडक्ट साइड के बराबर। और वो कैसे होगा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दोनों का वजन आप अलग अलग ले लो, रिएक्टेंट साइड में ऐड करने पे, मिलाने पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उनके आपस के मासेस को आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए एक तरीके से जोड़ के मल्टीप्लाई करके किस तरीके से करेंगे हम, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आपस में कंबाइन कर रहे हैं,
इनका वजन होगा, हाइड्रोजन के एक एटम का वजन 1 ग्राम होता है, तो 2 एटम है तो 2 ग्राम हो जाएगा, और चूंकि 2 ही एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 4 ग्राम वजन हो गया। और ऑक्सीजन का वजन 16 ग्राम होता है, ठीक है, एक एटम का, ठीक है, और 2 एटम है यहाँ पे, नीचे 2 लगा हुआ है तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ग्राम। तो इसलिए इसका पूरा वजन 32 और प्लस 4 यानी कि 36 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। LHS साइड में, रिएक्टेंट साइड में जो मास है टोटल मिला के वो 36 ग्राम है, देख रहे हैं, 32 ग्राम यहाँ है, 4 ग्राम यहाँ है। तो उसी तरीके से जो 2H2O जो वाटर का जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका भी वजन कितना होना चाहिए, 36 ग्राम। कैसे होगा, हाइड्रोजन का 16 ग्राम हो गया और ऑक्सीजन का 16 ग्राम हो गया और हाइड्रोजन का 2 ग्राम हो गया, दोनों को प्लस करेंगे 18 ग्राम बनेगा। 18 को चूंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे वाटर का, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 टू द 36 ग्राम के बराबर होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं एग्जांपल्स की। इन अ रिएक्शन ऑफ 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड दैट प्रोड्यूसेस the product were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium ethanoate, so that these observations are all in the agreement with the law of conservation of mass। इसको भी शो करना है, तो देखो सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड मिलाएंगे तो सोडियम इथेनोएट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे हमेशा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट मास ऑफ इथेनोइक एसिड इज इक्वल टू होगा मास ऑफ सोडियम इथेनोएट प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मास में वाटर का, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड है, हमेशा आपस में इक्वल होंगे। बोला नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये इक्वल होना चाहिए दोनों साइड, और इक्वल करके भी दिखाया हुआ आप देखिए यहाँ पे प्लस किया है, प्लस करने पे इसका मास भी 11.3 ग्राम आ रहा है और इसका मास भी 11.3 ग्राम आ रहा है। तो हमेशा LHS RHS के बराबर होगा मास के वे में, मास के केस में, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एन एग्रीमेंट विद द गिवन वैल्यूज इन द इक्वेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस बात को स्टेट करता है, क्लियर करता है कि भैया जो दोनों तरफ के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के जो एटम्स होंगे उनका जो वजन होगा, मास होगा, वो हमेशा आपस में इक्वल होगा। और ये इस लॉ को भी क्लियर कर देता है इस तरीके से कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन एनी साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a pure chemical compound always, एक pure chemical compound always contains the same element combined together in the same proportion by the mass irrespective of the fact from there where the sample has been taken or from which producer has been produced। तो बोल रहा है अगर किसी चीज के, किसी प्रोडक्ट के, किसी सामान के, किसी सब्सटेंस के प्योर केमिकल कंपाउंड को उठाया जाए जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, ठीक है, और कंबाइन किया जाए टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन, जिस प्रोपोर्शन में मास के अकॉर्डिंगली इस प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है, जिस प्रोपोर्शन में वो होता है, तो आप इस फैक्ट को देखेंगे कि सिंपली वो जो है मास, और मतलब ये भी बात डिपेंड करती है कि आपने वो सैंपल लिया कहाँ से, बोला ना इरिस्पेक्टिव फ्रॉम द वेयर द सैंपल हैज बीन टेकन। तो अगर आपने बिल्कुल साफ सुथरा सामान उठाया, जैसे वाटर आप ले रहे हैं तो बिल्कुल प्योर वाटर आप लीजिए, मिनरल वाटर, तो उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो दोनों एटम्स मिलाए गए हैं, ठीक है, दोनों एलिमेंट मिलाए गए, उनका जो मास का रेशियो होगा हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो होगा। अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल दे रखा है 18 ग्राम ऑफ वाटर H2O, इसमें 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होता है और 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है। तो रेशियो अगर हम करें तो मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो 2:16 यानी 1:8 आएगा। 36 ग्राम ऑफ वाटर लेते हैं तो भी उसमें आप देख लीजिए 4/32 1/8 आ रहा है, और 9 ग्राम ऑफ वाटर में भी यही आ रहा है। तो मास मैटर नहीं करता, ठीक है, मतलब कितना ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ले रहे हैं उससे मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि उनका रेशियो हमेशा फिक्स होगा अगर आप उनको केमिकली आपस में कंबाइन कर रहे हो वाटर बनाने के लिए। तो क्योंकि वाटर बनाते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम होता है, मतलब जो रेशियो होता है वो हमेशा 1:8 का ही होता है, ठीक है ना। फ्रॉम द अबव 3 केसेस differently weighing H2O sample were taken but the ratio of mass of hydrogen to the mass of oxygen comes out to be 1:8। तो वही कह रहा है कि आप चाहे डिफरेंट केसेस में अलग अलग सैंपल लेके देख लें, अलग अलग लेवल पे लेके देखें, अलग अलग मासेस पे लेके देखें, बट ये चीज प्रूव होती है कि जो रेशियो आ रहा है हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ वो 1:8 का ही आ रहा है। प्रूविंग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि इस बात को प्रूव कर रहा है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है, एक फिक्स, और प्रोपोर्शन मतलब रेशियो, तो फिक्स रेशियो में होगा, है ना। Likewise, if the sample of hydrogen मतलब water was taken from anywhere, मानते हैं कि कहीं से भी हम वाटर का एक सैंपल ले लेते हैं, that is from well यानी कि कुएं से, पॉन्ड से, तालाब से, लेक से, झील से, या कहीं भी किसी भी तरीके से, ठीक है, तो रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन विल कम आउट टू बी सेम एज 1:8। तो रेशियो जो आएगा वाटर का, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का, वो हमेशा 1:8 का आएगा। तो आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन द रेशियो 1:8 बाय द मास टू फॉर्म वाटर, वाटर बनाने के लिए सेम रेशियो में कंबाइन होते हैं। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल दे रखा है कि अगर आप ये बताओ
कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिएक्ट कंप्लीटली विद द 3.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ दे रखा है 3.0 ग्राम के लिए रेशियो तो 1:8 का होता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो अब हाइड्रोजन का 3 ग्राम है, तो ऑक्सीजन का निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नीचे रखा 1:8 का रेशियो आया, ठीक है, 1:8 का रेशियो आया। तो मास ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ ऑक्सीजन ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए आपको मास ऑफ ऑक्सीजन ऊपर और ये वाला इसके पास जाएगा। 3 ग्राम आपका हाइड्रोजन है, बोला ना 3 ग्राम ऑफ, आप यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन देखिए इस तरीके से, ठीक है। आपको यहाँ पर दे रखा है कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन की मात्रा कितना है, 3.0 ग्राम है, तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन की जगह 3.0 रखिए। ऑक्सीजन आपको फाइंड करना है कितना ग्राम चाहिए होगा, रेशियो इनका 1:8 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 3 ग्राम रखना है, यहाँ 1/8 तो है, यहाँ ऑक्सीजन का आप फाइंड करेंगे अमाउंट। तो ऑक्सीजन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर 1 के पास और 8 × 3 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 24 ग्राम आएगा, यानी 3 ग्राम ऑक्सीजन के लिए आपको 24 ग्राम, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आपको 24 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा। तब जाके आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो एस्टैब्लिश होगा, या कह लीजिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एस्टैब्लिश हो रहा है इसलिए इतना ग्राम चाहिए होगा, फाइंड किया हमने इसके बेसिस पे। देयरफॉर मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी 24 ग्राम, ठीक है ना। तो और इट विल बी सैंपल ऑफ 27 ग्राम ऑफ वाटर वेयर 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंट विद द 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यानी ये जो वाटर का सैंपल होगा इसमें 27 ग्राम टोटल वजन होगा, इसमें 3 ग्राम हाइड्रोजन का होगा और 24 ग्राम ऑक्सीजन का होगा। अब थोड़ा सा डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। बोल रहा बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ के आधार पर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी कुछ चीजें, कुछ एक्सप्लेनेशन देती है जो कि इस बात को स्टेट करता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बिल्कुल सही है। तो पोस्टुलेट्स हैं कुछ डाल्टन के, यानी कुछ रूल्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के, वो हम पढ़ लेते हैं। बोले ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर दुनिया में बने हुए हैं वो बहुत छोटे पदार्थों से, बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिनको एटम्स बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले डाल्टन ने ही बताया था कि एटम नाम से कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, जो कि सबसे टाइनी, सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनको और अधिक फर्दर डिविजिबल नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता है। एटम आर इनडिविजिबल, बोला ना एटम्स आर इनडिविजिबल, और अधिक तोड़े नहीं जा सकते। विच कांट बी क्रिएटेड, ना तो ये बनाए जा सकते हैं, और डिस्ट्रॉयड, ना तो खत्म किए जा सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। प्रूव करता है इस बात को कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वही बात तो जो आपका डाल्टन है वो बोल रहा है कि ये और अधिक डिविजिबल नहीं होते हैं, और नहीं ये बनाए जा सकते, नहीं ये डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करता है। अब इसके बाद बात करते हैं, एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मासेस। एक जैसे जो एलिमेंट होते हैं उनके जो मासेस होते हैं आपस में वो आइडेंटिकल होते हैं, एक बराबर होते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होती हैं, ठीक है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। डिफरेंट एटम्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट मासेस होते हैं, अलग अलग वजन होता है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपस में डिफरेंट होती है। एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। एटम जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं एक रेशियो में, स्मॉल रेशियो में, जो कि होल नंबर्स होते हैं, और जो कि फॉर्म करते हैं कंपाउंड, ठीक है, ये कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये इस बात को प्रूव करता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक रेशियो में कंबाइन करते हैं ना। मैंने जो आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से समझाया था, तो उसी लॉ को ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सपोर्ट करता है। बोला एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। तो एटम छोटे छोटे रेशियोज में आपस में कंबाइन करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को सपोर्ट करती है। बोला फिफ्थ एंड लास्ट, द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। रिलेटिव नंबर और जो काइंड ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, वो एक कांस्टेंट रेशियो या प्रोपोर्शन में होते हैं। अब थोड़ा सा एटम के बारे में पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। बोला अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, an atom is the smallest particle of an element which take part in the chemical reaction, such that during the chemical reaction the atom maintains its identity throughout the chemical or physical change। बोल रहा है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एक एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, जो कि एक केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, ठीक है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, एंड एटम मेंटेन इट्स आइडेंटिटी, और पूरे रिएक्शन में अपनी आइडेंटिटी खोता नहीं है थ्रू आउट द केमिकल एंड फिजिकल चेंज। चाहे जितने भी केमिकल या फिजिकल चेंज हो जाए उसकी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होती है। अब एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड हेंस इट कांट बी सीन बाय एवरी थ्रू वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप।
तो बोला एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, इसलिए वो नेकेड आई से, खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, और उसको देखने के लिए वेरी पावरफुल यूजफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है एटॉमिक रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट एटम इज हाइड्रोजन, जिसकी एटॉमिक रेडियस दे रखा है 0.37 इंटू 10 की पावर -10 मीटर और 0.037 नैनोमीटर दे रखी है। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो रेडियस है। ठीक है, रेडियस आप समझते होंगे, आपने सर्कल वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो ये इसकी रेडियस दे रखी है। अब इसके बाद बोला सच दैट 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर, यानी 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर के बराबर। अब बोल रखा है IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए दिए रखे हैं, मतलब डिफरेंट एटम के लिए जो सिंबल दिए जाते हैं वो इस इंटरनेशनल यूनिट के थ्रू, इस इंटरनेशनल बॉडी के थ्रू दिया जाता है, जिसका नाम है IUPAC शॉर्ट में, और इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने सिंबल दिए हुए डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे एलिमेंट्स हैं एल्यूमिनियम इसके लिए Al, आर्गन के लिए Ar, बेरियम के लिए Ba, कैल्शियम के लिए Ca। अब आप वीडियोस को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बार बार यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि इसको नोट डाउन करके याद रखिएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्टूडेंट एटॉमिक मास के बारे में। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। तो किसी भी एलिमेंट के एटम का जो वजन होता है उसको उसका एटॉमिक मास बोलते हैं। इन 1961 IUPAC, ये जो ऊपर बॉडी मैंने आपको बताई है, ठीक है, ये जो आपकी बॉडी है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि पूरे एलिमेंट्स के लिए काम करती है। ठीक है, सब कुछ डिफाइन करने के लिए मास, यूनिट, फॉर्मूला, सिंबल सब कुछ डिफाइन करती है। इन यूनिट ने 1961 में एक्सेप्ट किया एटॉमिक मास यूनिट को, जिसको U से रिप्रेजेंट किया इन्होंने, टू एक्सप्रेस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट करने के लिए एलिमेंट्स के और कंपाउंड्स के इन्होंने एक एटॉमिक मास यूनिट नाम से यूनिट बनाई 1961 में। ठीक है ना, इसके बाद बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो अब ध्यान रखेंगे, कार्बन के कई सारे आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा आइसोटॉप क्या होते हैं। देखिए, आइसोटॉप होते हैं जिनका एटम एटॉमिक नंबर सेम हो। ठीक है, एटॉमिक नंबर को आप जस्ट लाइक रोल नंबर मान लीजिए। तो एटॉमिक नंबर जब दो एटम्स का सेम हो लेकिन उनका मास अलग अलग हो, ये ठीक उस तरीके से जैसे आपके क्लास में दो लड़के हैं, उनका एटॉमिक नंबर यानी कि रोल नंबर सेम है, बट उनका मास यानी कि वजन अलग अलग है। और हो भी सकता है उनका रोल नंबर एक हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो, या आप ऐसा समझ लीजिए कि दोनों का नेम सेम हो, ठीक है, लेकिन उनका फादर नेम डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये उनका वजन अलग होगा। तो इस तरीके से इनमें एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, ठीक है, लेकिन मास अलग अलग होगा, तो उनको आइसोटॉप बोलते हैं। तो इसी तरीके से कार्बन के दो आइसोटॉप होते हैं, कार्बन 12 यानी C12 एंड C14। ठीक है, दो होते हैं C12 एंड C14। तो कार्बन जो C12 है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, कार्बन का वो आइसोटॉप जिसका एटॉमिक मास 12 है उसकी बात हो रही है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 14 वाले की बात नहीं हो रही है, एटॉमिक नंबर 12 वाले की बात हो रही है। तो बोला एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एटम्स का 1/12 पार्ट करेंगे, यानी क्योंकि कार्बन 12 है तो उसके 12 टुकड़े बराबर बराबर किया जाएगा, और जो एक टुकड़ा होगा उसको एटॉमिक मास यूनिट के बराबर यानी AMU या U से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका मतलब इन्होंने क्लियर भी कर रखा है कि 1 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, या U से रिप्रेजेंट कर रखा है एटॉमिक मास यूनिट को, कि 1 AMU या U एटॉमिक मास यूनिट वो बराबर होती है कार्बन 12 के C12 के मास के 1/12 पार्ट के बराबर। ठीक है, तो इस हिसाब से डिवाइड करने पर 1 एटॉमिक मास यूनिट आई है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम के बराबर। तो पूछ सकता है एक नंबर में, इंपॉर्टेंट है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, तो आप लिखेंगे 1.666 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है ना, तो ये एटम किसके बराबर होता है, ठीक है, किसके बराबर होता है, हाइड्रोजन के। ये जो कार्बन का जो C12 है उसका हम 1/12 पार्ट करेंगे, यहाँ पे बाय मिस्टेक 1/2 लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लेना। 1/12 यानी एक कार्बन C12 के एटम के 12 बराबर टुकड़े करेंगे, और एक टुकड़ा जो होगा वो 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। और आपको कहीं ना कहीं ये भी पता होना चाहिए कि ये हाइड्रोजन के वजन के बराबर भी होता है, इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होता है। ठीक है ना, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट, तो इसीलिए इसका हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास यूनिट वजन होता है। ठीक है ना, और एटॉमिक नंबर भी इसका 1 है। ठीक है, एटॉम के नंबर को हमने एटॉमिक नंबर वाइज सजा रखा है, आपको पता ही होगा। ठीक है ना, तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन की अगर बात करें तो 14 यूनिट के बराबर होगा। क्यों 14 यूनिट के बराबर होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 14 होता है और एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो एटॉमिक मास जो होता है वो 14 यूनिट इसलिए होता है कि अगर आप बात करो
ये कार्बन 12 के एटम्स के 1/12 बार भाग के बराबर, तो वो तो हाइड्रोजन के बराबर होता है, और हाइड्रोजन से इसका 14 टाइम्स वजन होता है, इसलिए इसको 14 यूनिट के बराबर, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट 1 यूनिट है, तो इसका 14 टाइम्स है तो 14 यूनिट दिखाया जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की, अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्लियर करूंगा। एलिमेंट ऑफ एटॉमिक मास, अब देख लीजिए आप, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 1 एटॉमिक मास होता है, कार्बन का 12 होता है, ठीक है, और नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब कार्बन का 12 होता है, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के एटॉमिक मास यूनिट सिर्फ 12 टाइम इसका एटॉमिक मास यूनिट होगा, यानी इसका जो वजन है हाइड्रोजन का, उसके मुकाबले कार्बन का वजन 12 गुना होगा, नाइट्रोजन का 14 गुना होगा, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का 16 टाइम्स होगा। यानी सबको हाइड्रोजन से कंपेयर करके जितने टाइम्स उनका वजन है उतने एटॉमिक मास यूनिट उनका वजन कर दिया गया, लिख दिया गया, ठीक है ना। और वो एटॉमिक मास यूनिट कैसे निकाला गया, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा। कार्बन का जो आइसोटोप होता है C12, उसका 1/12 किया गया, 12 बराबर टुकड़े, उसमें से एक टुकड़े को उठाया गया, वो 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर कहलाएगा, और उसकी वजन कितना था 1.66 × 10⁻27 kg, ठीक है ना। तो इसके बराबर 1 एटॉमिक मास यूनिट होती है, और इसके अकॉर्डिंग जिसका वजन जितना गुना होगा उसको उतने एटॉमिक मास यूनिट वजन दे दिया जाता है। जैसे मैग्नीशियम का उसके 24 टाइम्स वजन होगा तो उसको 24 एटॉमिक मास यूनिट वजन दे दिया गया। ये जो U है वो एटॉमिक मास यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं, यानी वातावरण में, एनवायरनमेंट में कैसे मिलते हैं हमको, ठीक है, किस किस फॉर्म में मिलते हैं, तो बात कर लेते हैं। एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव, ज्यादातर एलिमेंट के जो एटम्स है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, अकेले नहीं मिलते, किसी न किसी के साथ कंबाइन करके मिलते हैं। एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, बोला ना, अकेले नहीं मिलते हैं, फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। ओनली द एटम्स ऑफ नोबल गैसेज, अब इनको नोबल गैसेज क्यों बोलते हैं, नोबल का मतलब होता है सम्मानीय, जिसका सम्मान किया जा सकता है, जो इज्जत के काबिल हो, तो ये अकेले एग्जिस्ट करते हैं, इनको किसी भी पार्टनर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ओनली द एटम्स ऑफ नोबल गैसेज लाइक सच एज हीलियम, He for helium, Ne for neon, Ar for argon, Kr for krypton, Xc for xenon और Rn for radon। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon and random are chemically unreactive and can exist in the free state as single atom। तो इनके जो एटम्स है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसलिए इनको नोबल गैसेस भी बोलते हैं, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट, बाकी जितने भी एलिमेंट है वो कंबाइन कर लेते हैं एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल बनाने के लिए या आयंस बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा और आगे, ठीक है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, तो वो आयन बना लेते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल फॉर्म में, या मॉलिक्यूल बना लेते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फॉर्म में। तो अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की थोड़ी सी। मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। एक मॉलिक्यूल क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का ग्रुप होता है जो कि केमिकली बॉन्डेड होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं आपस में एक दूसरे के थ्रू, ठीक है, केमिकली रिएक्शन करके आपस में केमिकली बॉन्ड बना लेते हैं विद ईच अदर। तो ये मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम विच आर केमिकली कंबाइंड और केमिकली बॉन्डेड विद ईच अदर, ठीक है, आपस में केमिकली कंबाइन करके मिल जाते हैं। तो ये कह रहा है कि मॉलिक्यूल जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का, एक्सेप्ट एलिमेंट, एलिमेंट को छोड़ के, विच इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, जो कि अकेले एग्जिस्ट कर सकता है और सारी प्रॉपर्टी शो करता है उस सब्सटेंस का। फॉर एग्जांपल वाटर की बात करते हैं, वाटर जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वाटर का, ठीक है, H2O जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वाटर का, विच शोज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर, जो वाटर की सारी प्रॉपर्टीज को शो करेगा। अब आप बात करते हैं अगर एलिमेंट की, तो एलिमेंट तो वाटर हो गया, एलिमेंट तो हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, लेकिन वाटर जो है वो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्योंकि ये केमिकली कंबाइंड है आपस में दोनों एटम्स, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये वाटर की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर की प्रॉपर्टी नहीं शो करेंगे, ये दोनों गैसेस हैं और वाटर जो है वो लिक्विड है। अगर हम H2 की भी बात करें, आपको पता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में H2 भी एक मॉलिक्यूल है, यानी अगर H2 अकेले फ्रीली फॉर्म कर लेता, अकेले एग्जिस्ट कर जाता है H2 भी, इसी तरीके से O2 भी एग्जिस्ट कर जाता है, और वो सारी प्रॉपर्टी शो करेगा ऑक्सीजन की और क्या कहते हैं हाइड्रोजन की, लेकिन अकेले ऑक्सीजन यानी O और H फॉर्म नहीं कर सकते एनवायरमेंट में। तो अकेले फॉर्म कौन कर पाएगा, O2 या तो H2, तो वो भी एक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल में हैव एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, बोला ना कि एक जो मॉलिक्यूल होता है उसमें सेम एटम्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं, जैसे वाटर के अंदर है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन दिस मॉलिक्यूल कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरी, और इसके आधार पर जो मॉलिक्यूल्स हमको 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब सिमिलर एटम्स होते हैं, ठीक है, सेम एलिमेंट होते हैं, और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड जिसमें कि डिफरेंट एलिमेंट भी होते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं होमोएटॉमिक में, देखिए O2 है ना, ऑक्सीजन अकेले फॉर्म कर रहा है, H2 भी होता है हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं, N2 नाइट्रोजन, O3 ओजोन, S8 P4, ये सारे होमोएटॉमिक है, एक ही जैसे एटम से मिलके बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं ये।
और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें अलग अलग एटम्स आपस में मिलकर केमिकली कंबाइन करते हैं। जैसे इसमें हाइड्रोजन भी है, जैसे इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, इसमें कैल्शियम भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये CO2 बन गया। NaCl में सोडियम है और क्लोरीन है, CaCO3 में कैल्शियम भी है और कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो इस तरीके से ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं और ये होमोएटॉमिक हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा एटॉमिसिटी के बारे में। बोल रहा है द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, तो उसको बोला जाता है, ठीक है, एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं उसको उसकी एटॉमिसिटी बोली जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं आर्गन की, आर्गन मोनोएटॉमिक है, क्योंकि आर्गन के अंदर केवल आर्गन अकेले एग्जिस्ट कर सकता, तो एक ही एटम होता है, तो ये मोनोएटॉमिक, मोनो मींस वन होता है, तो ये मोनोएटॉमिक है। हीलियम भी अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, हमने ऊपर पढ़ा था ये नोबल गैस है, तो ये भी, इसका भी एटम सिंगल एग्जिस्ट कर सकता है एनवायरमेंट में, तो ये भी मोनोएटॉमिक है क्योंकि सिंगल एटम होता है इसका भी, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन करके O2 बनाता है, हाइड्रोजन के साथ ही कंबाइन करके H2 बनाता है, तो ये डाई एटॉमिक है, इसमें एक ही टाइप के दो एटम्स हैं, ठीक है। अब बार बार बोल रहा हूँ, डेफिनेशन पे जाओ, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसको एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो एक ही एलिमेंट के यानी ऑक्सीजन के दो एटम प्रेजेंट है, इसलिए इसका डाई एटॉमिक है, दो एटम वाला, ठीक है। हाइड्रोजन में भी दो एटम प्रेजेंट है एक ही टाइप के, तो डाई एटॉमिक है ये भी, ठीक है। और फास्फोरस की बात करते हैं, इसमें एक ही टाइप के चार एटम प्रेजेंट है इसके मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसको टेट्रा एटॉमिक बोलेंगे, चार वाले, टेट्रा मतलब चार वाला, तीन वाला होगा तो ट्राई एटॉमिक बोलेंगे, दो वाला होगा तो डाई एटॉमिक बोलेंगे, वन वाला होगा तो मोनो एटॉमिक बोलेंगे, ठीक है। और अगर 8 होंगे तो उसको पॉली एटॉमिक बोलेंगे, ठीक है। 4 से ऊपर जाते हैं पॉली में चला जाता है, तो पॉली मींस मेनी, बहुत सारे एटम्स हैं, तो पॉली एटॉमिक कहलाएगा। सल्फर, ठीक है, एसिड है, पॉली एटॉमिक। तो ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि जो आपका मॉलिक्यूल्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक में सिमिलर टाइप के एटम्स होते हैं, एक ही जैसे एलिमेंट से मिलकर बनता है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, जबकि हेटेरोएटॉमिक में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। और इसके बाद एटॉमिसिटी में मैंने बताया था कि एक ही एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, उस फॉर्मूला के मतलब उस चीज के मॉलिक्यूल में एक ही टाइप के एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है। एक ही टाइप के एलिमेंट जैसे हैं ये दो बार प्रेजेंट है। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है एक एलिमेंट के, एक ही टाइप के एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे इसकी एटॉमिसिटी देखी जाती है। तो ये मोनो एटॉमिक सिंगल वाले जिनमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, एक ही एटम प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। इसमें दो अकेले, अब मॉलिक्यूल क्या होता है सिंगल एग्जिस्ट कर सकता है। अब आर्गन और हीलियम तो अकेले एग्जिस्ट कर सकती हैं, आर्गन का AR और हीलियम का H अकेले एग्जिस्ट कर सकता है एक एक एटम, तो ये मॉलिक्यूल भी कहलाएंगे और एटम भी है, तो ये मोनो एटॉमिक है। ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एटम होंगे इसमें, है ना, तो दो मिलकर कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो ये डाई एटॉमिक है क्योंकि दो एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में। इसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम है, तो ये टेट्रा एटॉमिक हो गया। और इसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर, सल्फर के अंदर 8 एटम्स हैं, तो इसलिए ये पॉली एटॉमिक है। मोर देन 4 हो जाता है तो पॉली में चला जाता है, ठीक है ना। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं थोड़ा और आगे। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, बोला इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम उसका क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड। उस कंपाउंड के जो कॉम्पोजिशन यानी उसमें जो चीजें डली हुई हैं उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो पढ़ लेते हैं। द वैलेंसी और द चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस, वैलेंसी और चार्जेस जो आयन के होते हैं वो बैलेंस होने चाहिए। कंपाउंड जो है वो फॉर्म होता है मेटल और नॉन मेटल की फॉर्म में। सिंबल ऑफ मेटल कम्स फर्स्ट, हमेशा सिंबल जो है मेटल के वो पहले आएंगे और नॉन मेटल के जो वो बाद में आएंगे। इसी तरीके से कॉपर और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर देखिए पहले आया और ऑक्सीजन जो कि एक नॉन मेटल है वो बाद में आया, तो हमेशा मेटल के सिंबल पहले आएंगे और नॉन मेटल के सिंबल जो है वो बाद में आएंगे, ठीक है। व्हेन पॉलीएटॉमिक आयंस आर यूज्ड, जब पॉलीएटॉमिक आयंस यूज किए जाते हैं तो द आयंस आर एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। पॉलीएटॉमिक मतलब इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, वो यूज किया जाता है तो ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। पॉलीएटॉमिक आयन जब भी लिखे जाते हैं तो ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं बिफोर राइटिंग द नंबर, ठीक है, टू शो द रेशियो शो करने के लिए। जैसे कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड का जो एटम है वो आपस में 1:2 के रेशियो में, कैल्शियम एक टाइम है तो हाइड्रोक्साइड जो है वो 2 टाइम्स है, तो इनको इस तरीके से दिखाया जाता है 1:2 के रेशियो में ब्रैकेट लगाकर, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा।
बोला इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं उनका सम मिलाने पर मॉलिक्यूलर मास बनता है। फॉर एग्जांपल अगर वाटर की बात करें, वाटर का मॉलिक्यूल ये है H2O, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है ये, तो इसके एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स का वजन कितना होगा टोटल, वो आपका मॉलिक्यूलर मास बनेगा। जैसे हाइड्रोजन 2 है और एक हाइड्रोजन का वजन 1 ग्राम होता है, ठीक है, 1 ग्राम, और 2 हाइड्रोजन के एटम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, और ऑक्सीजन का वजन 16 ग्राम है और ऑक्सीजन का एक एटम है तो 1 से मल्टीप्लाई करके 16 ग्राम ये हो जाएगा और 2 ग्राम ये मिला के 18 ग्राम हो जाएगा। तो एटॉमिक मास यूनिट इसकी कितनी आ जाएगी, 18 यूनिट, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास भी इसी को बोलेंगे इसका, इसीलिए मैंने बोला था कि वाटर का जो एटॉमिक मास यूनिट है और मॉलिक्यूलर मास है वो एक ही बराबर आएगा। फॉर्मूला यूनिट मास की बात कर लेते हैं। इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ आयंस एंड एटम्स प्रेजेंट इन फॉर्मूला फॉर अ कंपाउंड। जितने भी आयंस हैं और एटम्स प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में, उनका सबका सम मिला के फॉर्मूला यूनिट मास बनता है। देखिए एटॉमिक मास यूनिट में और फॉर्मूला यूनिट मास में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस इतना अंतर होता है कि इसमें आयंस भी शामिल कर लिया जाता है और उसमें आयंस शामिल नहीं होते हैं। और एक खास बात, मॉलिक्यूलर मास का मतलब हो गया जितने भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं सबका मिला के सम। मॉलिक्यूलर मास का मतलब मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनका सबका मिला के जो मास बनेगा वो मॉलिक्यूलर मास हो गया, ठीक है। और फॉर्मूला यूनिट मास की बात करते हैं। इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ आयंस एंड एटम्स प्रेजेंट इन फॉर्मूलाज फॉर अ कंपाउंड, ठीक है ना, आ रही बात समझ में। तो इन NaCl Na इज इक्वल टू 23 AMU, ठीक है, Cl इज इक्वल टू 35.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो फॉर्मूला यूनिट मास क्या बनेगा इसका 23, ठीक है। NaCl में फॉर्मूला मतलब ये जो फॉर्मूला बना है सोडियम और क्लोरीन का जो फॉर्मूला बना है, सोडियम का एटॉमिक मास यूनिट कितना है 23 और क्लोरीन का है 35.5। तो फॉर्मूला यूनिट मास जो बनेगा इन दोनों को मिला के जो फॉर्मूला बना उन दोनों का मास, इन दोनों का जो फॉर्मूला बना है उनमें जितने भी एटम्स आ रहे हैं उन सबका मास मिला के जोड़ दो तो फॉर्मूला यूनिट मास बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। अब बोला रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं। बोला फर्स्ट वी राइट सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म कंपाउंड। पहले हम उन सिंबल्स का को लिखते हैं जो कि कंपाउंड बना रहे हैं। वी फर्स्ट राइट सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट, उन एलिमेंट का सिंबल पहले लिखा जाता है जो कि कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट वी शुड राइट देयर वैलेंसी, ठीक है, उसके बाद उनकी वैलेंसी लिखते हैं, ठीक है। और नाउ क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग एटम, जो कंबाइन होते हैं उनके वैलेंसीज को क्रॉस ओवर कर देते हैं। एक बार मैं आपको नीचे यहाँ पे सिंबल में समझाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा। जैसे ये मान लीजिए H2S है, ठीक है, तो H यहाँ पे होता है और S यहाँ लिखेंगे, S की वैलेंसी यहाँ लिखेंगे, ठीक है, सॉरी H की वैलेंसी यहाँ पे लिखेंगे और S की वैलेंसी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सल्फर की वैलेंसी यहाँ और हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन S के साथ और 2 का मल्टीप्लाई, मतलब जो इसकी वैलेंसी है उसका मल्टीप्लिकेशन हाइड्रोजन के साथ और सल्फर की वैलेंसी का मल्टीप्लिकेशन जो है वो हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन की वैलेंसी का मल्टीप्लिकेशन सल्फर के साथ होता है। क्रॉस ओवर इसी चीज को बोल रहे हैं। नाउ द क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स विद फर्स्ट एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ सेकंड एटम। पहले एटम के साथ हम दूसरे की वैलेंसी लिखते हैं, ठीक है, ये लिखा ना, पहले वाले एटम कौन है हाइड्रोजन, उसके साथ दूसरे एटम की वैलेंसी यानी सल्फर की लिखी गई है, देखिए H2 लिखी गई है। और विद सेकंड एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट एटम, सबस्क्रिप्ट में, मतलब नीचे की तरफ लिखा जाता है इस तरीके से। तो दूसरे एटम के साथ पहले की वैलेंसी लिखी जाती है। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए, ठीक है, CuO4 है तो यहाँ पर इस तरीके से CO2 को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। कार्बन के साथ इसको लिखा गया है ना, ऑक्सीजन की वैलेंसी को, और ऑक्सीजन के साथ कार्बन की वैलेंसी को लिखा गया है। तो इस तरीके से हम सारे, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो कितनी है 3 है ना, ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 होती है, तो उसको लिखा जाएगा एल्यूमिनियम के साथ, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है उसको ऑक्सीजन के साथ लिखा जाएगा, तो Al2CO3 बनता है इस तरीके से। कैल्शियम ऑक्साइड में आप देखिए कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन की भी 2 है, तो इसलिए ये वाला 2 इसके पास गया कैल्शियम के पास और ये वाला 2 इस ऑक्सीजन के साथ गया है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और वीडियो को पॉज करके उस चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं आयंस पे। बोला एक आयन में बी डिफाइंड एज द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। आयन जो होता है वो एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। सम पॉजिटिवली चार्ज आयन वो होते हैं जैसे Na। अब देखिए पॉजिटिवली चार्ज आयन वो होते हैं जो कि कुछ ना कुछ देते हैं, हमेशा देते हैं, मतलब वो कभी लेते नहीं है, वो देते हैं। जैसे सोडियम जो है वो क्लोरीन को दे देता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन 1, पोटेशियम भी देता है, कैल्शियम आपका हो गया 2 दे देता है, एल्यूमिनियम अपने 3 एलिमेंट एटम दे देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। सब नेगेटिवली चार्ज आयंस, क्लोरीन हो गया क्लोराइड आयन, सल्फाइड आयन, OH हाइड्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड आयन, और फिर सल्फेट आयरन आयन, ये सारे कुछ नेगेटिवली चार्ज, मतलब ये लेते हैं।
हमेशा ध्यान रखना नेगेटिवली चार्ज आयंस लेते हैं और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं वो देते हैं। और मैंने आपको एक चीज और ऊपर पढ़ाई थी कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। एटम्स हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वो हमेशा देने का काम करते हैं। और नॉन मेटल जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं, हमेशा लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। जैसे क्लोरीन जो है आपका एक नॉन मेटल है तो ये हमेशा लेगा, तो सोडियम जो है आपका वो मेटल है तो ये हमेशा देगा। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो अब बात कर लेते हैं आयंस की। तो सिंपल आयंस और कंपाउंड आयन दो तरह के आयन होते हैं। सिंपल आयन में जैसे Mg2+ लिखा है, इसका मतलब मैग्नीशियम जो है वो 2 अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है। कंपाउंड आयंस में जब एक से ज्यादा एटम आ जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी है, तो ये अमोनियम आयंस कहला रहा है। तो एक से ज्यादा जब एटम्स आ जाते हैं तो वो, या एलिमेंट आ जाते हैं तो वो कंपाउंड आयन बन जाते हैं। और सिंगल एक एलिमेंट या एक एटम होता है, ठीक है, एक एलिमेंट होता है तो वो सिंपल आयन कहलाता है। और एक से ज्यादा एलिमेंट है तो वो कंपाउंड आयन कहलाएगा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, जिसको पॉलीएटॉमिक आयन भी बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है? ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, अब इसका जो सेम हमने जैसे ऊपर पढ़ा था, इसकी जो वैलेंसी है वो इसके नीचे और इसकी जो वैलेंसी है वो इसके नीचे लिखी जाएगी। ठीक है, और ये जो है इसका क्रॉसओवर इसके साथ कर दिया जाएगा सोडियम के साथ, और जो सोडियम की वैलेंसी थी उसका क्रॉसओवर कार्बन ऑक्साइड मतलब CO3 के साथ कर दिया जाएगा। और ऐसा करने पे Na2CO3 बनेगा। तो Na2 इसके साथ आ जाएगा और CO3 इसके साथ आ जाएगा। पॉजिटिव मतलब ये दे रहा है, नेगेटिव मतलब ये ले रहा है। ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक भी समझ में आ गया। वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब चलते हैं मोलर मास पे। ठीक है, मोलर मास बोल रहा है द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। मोलर मास क्या होता है? 1 मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल। उसके 1 मोल का जो वजन होता है, ठीक है, उसको मोलर मास बोलते हैं। ये इसकी वैल्यू भी दे रखी है, एक फिक्स नंबर है, ये कांस्टेंट नंबर है। तो इट इज द इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट और सब्सटेंस। उस एलिमेंट या सब्सटेंस के 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स जब आप रखोगे एक साथ तो उसको मोलर मास बोला जाता है। ठीक है, एग्जांपल आप थोड़ा सा देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 यूनिट। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 यूनिट होता है। तो इसका मोलर मास भी 1 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, 1 ग्राम पर मोल। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 यूनिट, तो उसका मोलर मास क्या होगा? 14 ग्राम पर मोल होगा। जितना उसका एटॉमिक मास होगा उतना ग्राम पर मोल उसका एटॉमिक मास होगा, मतलब मोलर मास होगा उसका। ठीक है, मोलर मास ऑफ S8, ठीक है, सल्फर के 8 एटम्स का, तो मास ऑफ सल्फर इंटू में 8, मास सल्फर का कितना? 32 इंटू में 8, तो 256 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक एक एटम लिए गए थे, है ना। नाइट्रोजन का भी एक एटम था और हाइड्रोजन का भी एक एटम था। अब यहाँ पर चूंकि 8 एटम है इसलिए 8 एटम का मल्टीप्लाई पर ग्राम से होगा, मतलब पर एक एटम का वजन जितना है इंटू में 8 एटम है उनके साथ मल्टीप्लाई करके टोटल इसका वजन बनेगा 256 ग्राम बनेगा पर मोल। यानी इसके 1 मोल में 256 ग्राम वजन होगा। ठीक है, तो ये होता है मोलर मास। एक बार और देख लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी देख लेते हैं। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1, और मास ऑफ क्लोरीन कितना? 35.5। दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ प्लस इक्वल टू का साइन लगा, ये गलत है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। 35.5 ग्राम, ठीक है, और प्लस 1 ग्राम, दोनों का वजन जोड़ के पर ग्राम होगा 36.5 ग्राम पर मोल होगा इसका मोलर मास। तो मोलर मास को आप अच्छी तरीके से आई होप समझ गए होंगे। ये होता क्या? मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का वजन जो उसके पर मास यूनिट पे होता है। ठीक है, पर मास यूनिट पर होता है। ये 6.022 into 10 की पॉइंट 23 एटम्स पर एलिमेंट या सब्सटेंस होता है उसके। यानी इसके 1 मोल में कितने एलिमेंट होंगे, मतलब कितने एटम्स होंगे? 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स होंगे इसके 1 ग्राम मोल में। ठीक है ना, 1 ग्राम पर मोल में। तो मोल कॉन्सेप्ट की अगर हम और थोड़ा सा बात करें, ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक ग्रुप ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड द मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी अगर 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स होंगे तो ये एटम्स का मोल बन जाएगा 1 मोल ऑफ एटम। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। चूंकि ये मॉलिक्यूल का मोल है तो इसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये एटम्स का मोल है तो इसमें इतने एटम्स होंगे। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है 6.022 into 10 की पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स होंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, और 6.022 into 10 की पावर 23 इज एवोगाड्रो नंबर, जिसको एल से डिनोट किया जाता है, कैपिटल नंबर से। ठीक है, इसको एवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था, दैट इज वाई इसका नाम एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। ए मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैज एन मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। बोला 1 मोल सब्सटेंस का, 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज ए मास
एक मोल किसी भी एटम के एलिमेंट का, एक मोल उतने के बराबर होता है जितना उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है एलिमेंट का। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था, ग्राम एटॉमिक मास जितना होता है उस एलिमेंट का उतना वजन उसके 1 ग्राम ऑफ मास का होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता निकालते हैं, फॉर्मूला है ये सारा, इसको आपको याद रखना है। गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो गिवन मास को, अपने मास को m से डिनोट करते हैं और मोलर मास को कैपिटल M से। नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे तो कैसे निकालोगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कितने उसमें मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं वो, और एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो उससे निकलेगा, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये सारे फॉर्मूले हैं। N0 से, जो कैपिटल N0 से एवोगाड्रो नंबर को डिनोट करते हैं। ठीक है, वैसे तो L से डिनोट करते हैं बट यहाँ पर इसने N0 से डिनोट कर रखा है। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल से डिनोट कर रहे हैं N को, यानी इसके जो पार्टिकल्स हैं एटम मॉलिक्यूल उसको हम N से डिनोट कर रहे हैं, और एवोगाड्रो के पार्टिकल्स को हम 6.022 × 10⁻23 को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, N0 से। ठीक है, तो इस चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा चलते हैं कुछ और चीज़ों पे। कुछ हमारे को फॉर्मूला के साथ साथ आप देख रहे हैं लास्ट फॉर्मूला एक दे रखा है, परसेंटेज ऑफ एनी एटम इज गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम की परसेंटेज कितनी है वो निकालेंगे, मास ऑफ एलिमेंट इनटू में 100। आपको पता है परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है अपॉन में मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो कैलकुलेट नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन द पीस ऑफ आयरन वेगिंग 2.8 ग्राम। ठीक है, एट मास 54 यूनिट। तो देखिए ये सारी चीजें आपको डिटेल दे रखी है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, 1 मोल ऑफ आयरन कितना होता है, 56 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन होता है ये। ठीक है, 1 मोल ऑफ आयरन एलिमेंट कितना होता है, इतना एटम एक आयरन के अंदर, और 56 ग्राम में कितना होगा, इतना एटम्स होंगे, तो 2.8 ग्राम में कितना होगा। ठीक है, 6.022 × 10⁻23। ठीक है, अपॉन में 56 ग्राम में बोल रहा है, और 28 ग्राम का हमें फाइंड करना है। टोटल इसमें 56 ग्राम वजन होगा, ठीक बोला ना, 56 ग्राम में इतने एलिमेंट होंगे, तो 2.8 में कितना होगा, 2.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने एटम होंगे। इस तरीके से कुछ और भी आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, कुछ और न्यूमेरिकल भी दे रखे हैं, इनको आप ट्राई करना। कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको ये क्वेश्चंस करवाने हो बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करवाने हो मुझसे, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा, मैं आपके लिए ये करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, और बहुत मेहनत की है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना।